बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इंतखाबात 2024 के बाद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बनने वाले मुमकिना इत्तेहाद पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के क़याम के बाद क्या फिर से 2014 की तरह की मज़ाहमती तहरीक भी चल सकती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि किस तरह पीपल्स पार्टी और MQM की मदद से बनने वाली मखलूत हुकूमत सियासी और आइनी चैलेंजेस से नबरदाज़मा होगी। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम का मुमकिना इत्तेहाद किस हद तक चैलेंज बन सकता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम गजा में सीज फायर के मुतालबे और हमास के तारीखी किरदार पर बात करेंगे। इंतखाबात 2024 इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, मगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ना आ सका। अलबत्ता सियासी जमातों का मौक़िफ़ ड्रामाई अंदाज में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 2 दहाइयों की सियासी बिसात को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान खुलकर एक दूसरे पर तनकीद करते रहे हैं, मगर गुज़श्ता शब हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर वो मनाजिर देखे जिसकी हम कभी तवक्को नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की हिदायत पर गुज़श्ता शब साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों जमातों के सरबराहान की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह का कहना था कि दोनों जमातें मुत्तफिक हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात को साफ, शफाफ और फ्री एंड ट्रांसपेरेंट नहीं कहा जा सकता, लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं है, जिससे ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना इससे मुल्क को कौम को तरक्की मिलेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि इलेक्शन धांधली ज़दा हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्ते करेंगे और इस वक्त तक ये तहरीक चलाते रहेंगे जब तक अवाम को उनका गसब शुदा हक वापस नहीं किया जाता। मुलाकात से कबल समा न्यूज़ को एक इंटरव्यू के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और मुस्लिम लीग नून की सियासती सवालिया निशान खड़े कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के कहने पर लाया गया था। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करेंगे और फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इस धांधली ज़दा इलेक्शन का बज़ाहिर फ़ायदा नून लीग को हुआ है और उस वक्त ये तासुर मौजूद है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई है। मौलाना के TV इंटरव्यू के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद ने बयान की तरदीद करते हुए कहा कि अमीर जमीयत उलमा इस्लाम को चाहिए कि पहले हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें। जनरल फैज़ तहरीक पेश होने से पहले ISI छोड़ चुके थे और वो कोर कमांडर पेशावर तैनात हो चुके थे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी मुस्तकबिल का लाहे अमल वाज़े कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ बानी रहनुमा से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़े किया कि उनकी जमात पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या MQM के साथ पावर शेयरिंग नहीं करेगी और उस वक्त तक अपोजिशन करेंगे जब तक हमें हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। इंतखाबात 2024 के हवाले से मौक़िफ़ वाज़े करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि हफ्ते के रोज़ पार्टी मैंडेट छीने जाने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करेंगे और साथ ही साथ इंतखाबी नताइज में धांधली की शिकायत करने वाली तमाम जमातों को एहतजाज में शामिल होने के लिए दावत भी देंगे। बैरिस्टर गौहर ने ऐलान करते हुए कहा कि हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार उमर अयूब होंगे और हमारी कोशिश होगी कि उमर अयूब ही वज़ीर आज़म बने ता वक्त के चेयरमैन बाहर नहीं आ जाते। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी लाहेमल की बात की जाए तो इस वक्त मियां शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभालने के लिए तैयार हैं, मगर सियासी मुश्किलात में किसी तरफ से भी कोई कमी होती दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा के इंतखाबात में मदद के लिए तैयार है, मगर हुकूमत और काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ इंतखाबात 2024 को लेकर कानूनी फोरम्स पर नताइज को चैलेंज कर रही है और दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल भी दे रही है।
प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि मौलाना अदम एतमाद का फिर से तस्करा करके क्या हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने अगर मुश्तरका एहतजाज का ऐलान कर दिया तो मुस्लिम लीग नून क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी। मौलाना फजल रहमान के बयानात मुस्लिम लीग नून की सियासी साख को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं और पीपल्स पार्टी काबीना में क्यों शामिल होने से इनकारी है। साथ ही साथ क्या मुस्लिम लीग नून को एक कमजोर सेटअप के साथ हुकूमत बनानी चाहिए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने बड़े तहम्मुल से हमारा इंट्रो भी सुना, मौलाना साहब के शॉर्ट्स भी सुने। क्या ये हो क्या गया? हम तो तसव्वुर कर रहे थे तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें क्लेम कर रही थी इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन के बाद मुल्क में जी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये तो और अदम इस्तेहकाम की तरफ चल पड़े हैं। कानूनी फोरम्स पर अलग मामला चैलेंज हो रहे हैं, साथ ही साथ अब एहतजाज, आज GDA का बहुत बड़ा सिंध में धरना हुआ है। थैंक यू वेरी मच। कभी कभी ना मुझे पाकिस्तान की कहानी ग्रीक ट्रेजेडी लगती है। ग्रीक ट्रेजेडी में एक है मिथ ऑफ सिसिफस, उसमें एक आदमी को बोझ लादते उसको पहाड़ पे चढ़ाया जाता है। जब पहाड़ की चोटी के करीब होता है तो उसको फिर नीचे से आ जाता है, फिर चढ़ता है। ज़िंदगी ऐसे गुजरती है। हमारे पाकिस्तान की जो सियासी तका है वो ऐसी ही है। हम दायरों के सफ़र में हैं और अब नहीं बढ़ रहे। छोटी छोटी कौमें हमसे बहुत आगे चली गई और हम बहुत पीछे हैं। सियासी तौर पे बशमूल सियासी इदारे, बशमूल पार्लिमान, सियासी जमातें हम कमज़ोर हैं, हमें मानना पड़ेगा। हमारे घर में इंतशार है, हमारे यहाँ इकॉनमी बहुत कमज़ोर है। गुर्बत ने लोगों की हड्डी पसलियाँ तोड़ दी हैं। अब लोग बेचारे कराने की पोजीशन में भी नहीं है। और एक उम्मीद होती है कि इलेक्शन आएगा, लोग बोलेंगे और उसके बाद मज़े की हुकूमत बनेगी, स्टेबल 5 साल की हुकूमत बनेगी और शायद अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं। इस उम्मीद पे हम सारों ने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद अभी तक तो एक धुंध ही धुंध है और ज़्यादा दूर तक विजिबिलिटी नहीं है कि क्या होगा, क्या होगा। अब देखिए सिनेरियो मुमकिन क्या है। मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट की हैसियत से ये कह सकता हूँ कि अवाम ने जैसा भी है एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया है। किसी पार्टी को इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं दी कि वो गवर्नमेंट बनाए। मान लेते हैं, अच्छी बात है, मानना चाहिए कि PTI के शायद वोट सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि गवर्नमेंट बनाए और कोई पार्टी शायद उनके साथ बैठने पे तैयार नहीं है। ठीक है, कम से कम जिनको वोट्स मिले, वरना जिस तरह मौलाना साहब हैं वो इत्तेहाद कर रहे हैं इत्तेजाज के लिए। मैं अभी इलेक्शन की बात, मैं अभी वो मतलब हुकूमत साजी कैसे होगी। जी, दूसरी बात, ये दूसरी पार्टी हमारी है। अब हम बावजूद गालिबन PTI के साथ नहीं बैठना चाहते, ठीक है, ना वो हमारे साथ, ना हम उनके साथ। बाकी बच गए हम और PTI पीपल्स पार्टी। तीसरा तो कोई फरीक नहीं ना, 1-2 सीटें तो कुछ नहीं होती। अब हम हैं। मुझे उम्मीद तो यही है कि इनकी ये अलग बहस है कि मेरी राती ख्वाहिश ये है, ठीक है, थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नहीं बैठना चाहिए पावर, ऑपोजिशन करे। जी, मैंने मीडिया पे भी कहा अपनी लीडरशिप, लेकिन सादर पार्टी जो डिसाइड करेगी मैं उसका पाबंद हूँ। मेरी राती ख्वाहिश, मेरी कैलकुलेशन अपनी एज स्टूडेंट है। आपको लगता है कि कमजोर सेटअप होगा? कमजोर के अलावा देखिए इत्तेहादियों की जरूरत ईमान प्रोजेक्ट जो है ना वो एक नाकाम हुआ, वो एक स्काई लैब बना हुआ है, वो गिर रहा है, उसकी डिबरी दबी चुनी जा रही हैं। जब तक ये सेटल नहीं होता या वो इंसान बन के एक जमहूरी रवैया इख्तियार करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो फाशिज्म पे खड़े हैं ना, उनका तो आग लगा दो, हमला कर दो, गाली निकाल दो, ऐसे तो काम नहीं चलता। ना रियासत ऐसे लोगों को कबूल कर सकती है, ना हम कबूल कर सकते हैं। वो तो कल फिर तकरीर करे हुए कह रहे थे कि जी हम तो फिर 9 मई करेंगे, मैंने सुना है उनका। बहरहाल तो सूरत हाल बड़ी नाजुक है। बज़ाहिर यही लगता है कि कोalition गवर्नमेंट बनेगी, बज़ाहिर ये लगता है कि PTI आउट होगी, बज़ाहिर ये लगता है कि PTI ने फिर वही कुछ करना जो 13 में किया था। 13 में उन्हें क्या मिला था? देखिए 126-27 दिन धरना हुआ, उसके बाद उनकी मर्जी का ला बनाया हमने, जुडिशल कमीशन उनकी मर्जी का। मैं मुलाकात में शामिल था, उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस के अलावा कोई ना हो। हालांकि यार ऐसा थोड़ी होता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम कहें, वो भी बैठ गया। उसके बाद निकला क्या? कुछ ना निकला। जुडिशल कमीशन ने कहा कि बेज़ाब्तगियां हुई हैं, लेकिन बाकायदा रिगिंग बड़े पे नहीं हुआ, इलेक्शन इफेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल, छोटा मोटा तो हर जगह अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है। हुआ क्या? CPAC लेट हुआ, हमारे मुल्क में तहस नहस हुआ, इदारे टूटे, गालम गलोच, मिला कुछ ना। अगर ये वही पैटर्न रिपीट करना चाहते हैं तो कर ले, मिलेगा फिर भी कुछ नहीं। एक बात मैं और करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस हुआ, दुनिया का असूल ये है कि आप अपोजिशन में बैठ जाते हैं,
जमहूरियत ये होती है ना, जी। जीते हारे ये चलता रहता है, और दोनों की बराबर की वैल्यू है। अवाम दोनों को देखभाल के चुनते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी पोजीशन है। खान साहब नहीं बैठे, एक असेंबली तोड़ी, दूसरी तोड़ी, लिटिगेशन हुआ, इलेक्शन हुए, तहस नहस हुआ, सारा निज़ाम ऊपर नीचे तरफट हो गया। अब अगर फिर वो पोजीशन में बैठने पे तैयार हैं, जो बैठना पड़ेगा उनको, तो ये फिर मिला क्या? गालिब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि मेरे कत्ल के बाद अगर उसने जफा से तौबा, हाय दूध पशेमा का पशेमा होना, आप फिर अपोजिशन में बैठ रहे हैं, आप उस वक्त बैठ जाते। एक और सिनारियो आपने कहा अपोजिशन में बैठने का, तो जब इमरान खान साहब, उनकी जमात इतने सख्त अल्फाज मौलाना साहब के लिए इस्तेमाल करने के बाद जब ये उनके दर पे जा सकते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी के पास नहीं जा सकते? पीपल्स पार्टी के साथ मिलके नहीं हुकूमत बना सकते? मैं अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में बात करना। हमारे यहाँ पीटीआई ने ना गालम गलोच का बहुत कल्चर बना दिया। मौलाना क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, किसने उसने, किस साफ़ी खातून को किसी को छोड़ा उन्होंने? अब सबको पता है, सबकी ट्रोलिंग, हमको गाली गलोच। अगर वो फिर भी इतनी हयात उनमें है कि चल के मौलाना के पास चले जाते हैं, तो फिर मुझे एक एहसास होता है कि दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पंदार का सनम खुदा वीरा किए हुए। अगर उनको गैरत नहीं है, उनके अंदर कोई नहीं है, उसको तोड़ के बिस्मिल्लाह जाए, तो वो पीपल्स पार्टी के पास भी जरूर जाए, और हो सकता है वो फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन का कोई फॉर्मूला भी चले भी जाएंगे। उनको कोई देखो नहीं मिलेगा, नहीं वहां से कुछ नहीं। पीटीआई का एक ही असूल है, उनका कोई नजरिया नहीं है, पावर पावर पावर। बहुत बुरा सा लफ्ज़ है, हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये गद्दे वाली मिसाल देते हैं, मैं नहीं देना चाहता। जहाँ से भी उनको लगेगा हमें पावर मिलती है वहाँ चले जाएंगे, लेकिन मौलाना से तो मिल नहीं सकती। ठीक है, मौलाना साहब तो अभी जो पावर मिलने के दो ही जरिए हैं, या हमारी पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ मेरी तरफ हमने जो कुछ सुना है अपनी पार्टी से, हम तो तैयार नहीं उनके साथ बैठने। बाकी पीटीआई तो ये अदम एतमाद वाला गया, ये आप लोगों को जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा था? मुझे इतना नहीं पता, मुझे ये पता है कि अगर किसी काम में सारे ही शामिल थे, तो गुनाहगार फिर कुछ नहीं हो सकता। मौलाना साहब से पूछा जाना कि फिर आपने साथ क्यों दिया था, अगर वाकई गैर आईनी जवाब देखो, फिर सारे गुनाहगार हैं अगर है। लेकिन मैं और बात करूंगा, मैं कहूँगा सबको खुदा रहा, मैं रिवायती खानदान से नहीं हूँ, मिडिल क्लास से आया हूँ, एक एजुकेटेड आदमी हूँ, सो कॉल्ड एजुकेटेड। हम पाकिस्तान को अच्छा देखना चाहते हैं। मैं, आपको पता है, अपनी पार्टी के खिलाफ टेलीविजन में बैठ के भी बात करता हूँ। क्यों? मुल्क मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आपकी लीडरशिप से भी गुजारिश है, मौलाना फजल रहमान से भी 10% गुजारिश है, इवन इमरान खान से भी गुजारिश है, पीटीआई से भी, कम अज़ कम एजेंडे पे हम मुल्क के लिए इकट्ठे होते हैं। मुल्क को एजिटेशन जरूर करना चाहिए, इंतशार नहीं बोल चल सकता। बट वो हो नहीं रहा ना। अभी आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जिक्र किया, उन्हीं का एक कॉल है ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अगली बात आजकल पता है क्या है, उन पतंगों की तरह जो आपस में एक दूसरे को काटती रहती हैं, यही हो रहा है। अब उनकी आंख में हया भी हो गया। पहले ये था, अबुल कलाम के जमाने में हया था, अब वो नहीं है, अब वो भी नहीं। लेकिन मैं तो दर्दमंद गुजारिश कर सकता हूँ ना कि हम तमाम इदारे, फौज, अदलिया, वकील, किसान, ताजर, एक बने मुल्क के लिए। हमारी तमाम पार्टियां मुल्क के लिए एक बने, कम अज़ कम एजेंडा बना लें। जब हम लड़ाई पे इकट्ठे हो सकते हैं तो हम तामीर पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास क्योंकि वक्त थोड़ा है, आपने कहा कि आपका मशवरा तो जमात को यही है कि छोड़ें, ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठें। लेकिन अगर आपकी हुकूमत बन जाती है, शहबाज शरीफ साहब क्योंकि आपके नॉमिनी हैं, बन जाते हैं वज़ीर आज़म, मखलूत हुकूमत होगी, जैसे आपने खुद जिक्र भी उसका किया, लॉन्ग टर्म चल सकेगी? क्योंकि मखलूत हुकूमत का तो तजर्बा आपने अभी रिसेंटली 16 महीने देखा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों में नहीं आती, फिर तो इंतहाई वीक होंगे, इंतहाई वीक होंगे। उसकी वजह क्या है? सदारत उन्होंने लेनी है, गवर्नर उन्होंने लेने हैं, जो कह रहे हैं अखबारों में आ रहा है, नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर, सारी पावर मलाई उनके पास, रिस्पांसिबिलिटी हमारे पास, लोगों के गले, हमारे गले लोगों के हाथ जो होने चाहिए। जमहूरियत मकसद ये कि लोग हमारे गले पकड़ें, हम लेकिन देखिए स्मार्ट मूव है सियासत, तो फिर यही है ना। तो ये होगा कैसे? ये काम, ये जुगा फ्रैकी में कहते हैं, जुगा बसने वाला नहीं है, ये चलेगा नहीं, कभी नहीं चलेगा। 5 साल कैसे निकलेंगे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ ना, हम सब मिलके बैठे, मुल्क के लिए 4-5 पॉइंट पे इकट्ठे हो जाए, आए हम आगे बढ़े। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इंतखाबात तो बिलाखिर हो गए, लेकिन जो दावा था और जो गुमान किया जा रहा था कि इन इंतखाबात के बाद शायद हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे, ऐसा अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और वही रिवायती धांधली के इल्ज़ामात भी हैं और तकरीबन हर जमात की तरफ से हैं। ऐसा नहीं है कि जो जीतने वाली जमात है या जिसकी निस्बतन नशिस्तें ज़्यादा हैं वो ये इल्ज़ाम ना लगा रही हो। उस जमात की तरफ से इल्ज़ाम ये है कि हमें नशिस्तें जो हैं वो कम दिलाई गई हैं और दूसरी तरफ हमने देख ही लिया है कि फिर अगर आप धांधली के इल्ज़ामात लगाएं और एहतजाज की जानिब जाएं तो फिर आपको ऐसे इत्तेहाद भी करने पड़ते हैं जो कि माजी में शायद नज़र नहीं आए। और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मौलाना साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि कल उन्होंने कॉल दे रखी है एहतजाज की इन इलेक्शंस के नताइज के ख़िलाफ़। आज GDA का बहुत बड़ा धरना जो है वो हम देखते रहे सिंध के अंदर। तो कमोबेश तमाम जमातें जो हैं इस पर सवाल उठा रही हैं। तो हुकूमत साजी जो है एक मुश्किल तरीन वक्त नज़र आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि इंतखाबात के बाद जैसे चीज़ें थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाती हैं वो अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, मामला ज़्यादा गंभीर हो रहा है। एक दफ़ा हुकूमत बन गई, चाहे जिस भी जमात की बन गई, जिस भी जमात का वज़ीर आज़म आ गया, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? मेरे ख्याल में एक बात हमें यकीन रखनी चाहिए कि जब भी हुकूमत बनी और जो भी हुकूमत बनाएगा वो इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। वो जाहिर है कि किसी की सिंगल मेजॉरिटी पार्टी कोई भी नहीं है तो इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। और इत्तेहादी हुकूमत जो बनेगी उसमें शामिल होंगे या PTI और पीपल्स पार्टी या PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों की साथ होगी तो ही हुकूमत बनने की पोजीशन आएगी इस वक्त के नतायज के मुताबिक। मुझे नहीं पता कि बाद में नतीजे और कितने तब्दील हो सकते हैं या होते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। तो पीपल्स पार्टी ने जो ऐलान कर रखा है कि वजीर आजम के ओहदे के लिए तो शहबाज शरीफ को वोट कर देंगे, लेकिन वो जाहिर है वो कहते हैं कि जब हम हुकूमत नहीं लेंगे, हुकूमत से मुराद वजारतें नहीं लेंगे। सो आपको लगता है स्ट्रैटेजी ठीक है? मैं समझता हूँ कि इस बात को मेरा अपना ख्याल ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैदा नहीं करेगी। ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो कभी हुकूमत के गिराने के अमल में शरीक नहीं होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की लगाई। सब पहले ज़रा इसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाते हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकती है, कौन से मुमकिन इत्तेहाद हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शंस ने शायद एक दफ़ा फिर से हमें ये सबक ज़रूर सिखाया है कि हम देखें तो सही कि फ्लॉज हैं कहाँ पे, मसाइल हैं कहाँ पे। और माजी में तो चलें ये होता आया है कि जो जीतने वाले थे वो फतह को तस्लीम कर लिया करते थे। अब तो जीतने वाले भी नाला नज़र आते हैं कि उनको लगता है कि उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। उनके बड़े लोग जो हैं वो आके कहते हैं कि जी हमें हरा दिया गया है। वो बड़े नाम जिनके बारे में कभी गुमान ही नहीं किया जाता था कि शिकस्त खुर्दा हो सकेंगे। अब सवाल ये है कि इन इलेक्शंस पे जो उंगलियां उठी, जिस तरीके से नताइज में जो डिले आया, या एक जो हमारी सियासत का कल्चर बन गया है कि आप कहते हैं या देखते हैं दूसरे लोगों की तरफ या कुछ क्वार्टर्स की तरफ कि वहाँ की आशीर्वाद होगी, वहाँ की सपोर्ट होगी तो फिर हमारा इक़्तिदार पक्का है, और अगर नहीं होगी तो फिर हम इक़्तिदार में कभी आ ही नहीं सकते। डोंट यू थिंक कि ये सिस्टम अब नहीं चल रहा, इसकी ओवरऑलिंग की कहीं ना कहीं ज़रूरत है? मेरी बात यह है, और हालिंग की नहीं ज़रूरत है। असल बात यह है कि जिनके बारे में समझा जा रहा है कि उनकी शमूलियत, शिरकत, आशीर्वाद और पीठ थपथपाने के बगैर हम हुकूमत नहीं बना सकते, तो पहले मेहरबानी वो करें, पीठ थपथपाना छोड़ दें, वो अपने गमले लगाना छोड़ दें, वो अपनी ज़मीन बनाकर उसमें पनीरियाँ लगाना छोड़ दें ताकि उसके अंदर सियासत जो है कुदरती माहौल में आगे बढ़े और असल जो उनकी नर्सरियाँ हैं उनको बहाल किया जाए, स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए, ट्रेड यूनियन को बहाल किया जाए और यूनियन काउंसिलों को बहाल किया जाए। यहाँ से सियासत शुरू हो तो हमें सही सियासत मिलेगी, वरना गमलों वाली सियासत इसी तरह से होगी जिस बंदे का सियासी प्रैक्टिस ना हो। मैं सारी ज़िंदगी सहाफ़त करने के बाद जाकर खड़ा हो जाऊँ और कहूँ कि जी मैं सियासतदान हूँ, मेरी साथ बात सुनी जाए, तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होगा। असल बात यह है कि जो जहाँ पर जिस खेल में है वो उसी में रहे। अगर कोई खिलाड़ी खेले ना, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद कहे नहीं मैं सियासत करूँगा, तो और अगर कोई और बिजनेसमैन है तो बिजनेस करे, और मेरे ख्याल में इसी तरह से जिम्मेदारी करे। सियासत करते हैं तो सियासत नर्सरी से आए, वहाँ से आए, वो जाकर यूनियन काउंसिल से लड़ें इलेक्शन, फिर यूनियन काउंसिल के बाद ट्रेड यूनियन में जाएं, वहाँ से इलेक्शन लड़ें। अगर मजदूर हैं तो वहाँ से लड़ें, और अगर वो
किसान हैं तो वो यहाँ अपना कारोबार करें, वहाँ से आएँ आगे, या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आएँ, ताकि ये मिडिल क्लास की जो इजहार है उससे होता है। यहाँ रास्ते वो सारे बंद पड़े हुए हैं, अब नर्सरियों में उगने वाले पौधे ही आगे आए हैं। इस वक्त सूरत हाल वो है कि हमारे सामने नई लीडरशिप आपने पैदा की नहीं, क्योंकि आपने उनको मौके नहीं दिए। बड़ा अच्छा आपने कहा कि वो ट्रेड यूनियन है या स्टूडेंट्स यूनियन है, बहाल कर दिया जाए। वो हैंड पिक लोग जो हैं वो अब आकर बिठा दिए जाते हैं। एक बड़ी डिबेट हमारे यहाँ बड़े अरसे से होती आई है, और ये मैंने उस टाइम पे भी पीपल्स पार्टी से सवाल किया था, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में भी ये बात हुई थी, पिछले दौरे हुकूमत में भी बात हुई थी, पीटीआई के हवाले से भी बात हुई। ये हमेशा सदारती इंतखाब की तरफ बात की जाती है। ये कुछ लोग कहते हैं सदारती निज़ाम में हुकूमत की तरफ बात की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब इस मुल्क में आपने कहीं ना कहीं कोई ऑल्टरनेट सिस्टम की डिबेट करानी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो आइन में लिख दिया गया है उसी पर रहना है, कहीं पर चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। इन इंतखाबात के बाद फिर से ये एक डिबेट जो है वो शुरू हुई है। मैं पहले लगाई साहब, कुछ अवाम से हमारी टीम ने बात, वो क्या समझते हैं इन इंतखाबात के बाद जहाँ पे कोई मायूसी आई है उस सदारती निज़ाम को लेके, वो ज़रा आपको सुनाना चाहती हूँ, फिर इस पर आपका तबसरा जानती हूँ। पार्लियामेंट है किधर? मैं तो कहता हूँ सर सदारती निज़ाम ही होना चाहिए, जो एक ही हुक्मरान हो और अवाम के वोटों से है, एक ही बंदा मुतक़िल, जिसको अवाम मुतक़िल करे वो ही आ जाए सर, जिसको मुस्तरद करे वो मुस्तरद हो जाए सर। ये तो सदारती निज़ाम ही मेरे लिए सही है सर। देखें तुर्की की मिसाल ले लें, वहाँ पे सदारती निज़ाम सही है, उनकी इकॉनमी देख लें, हमारी देख लें सर। मेरे ख्याल से आप जैसे भाई ने भी यही बात की, सदारती निज़ाम जो आते हैं वो बेस्ट है पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए भी। और जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, जिस तरह चीज़ें हमारे मुल्क की चल रही हैं और जिस तरह की महंगाइयाँ हो रही हैं, आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं आवाम के होना चाहिए, उसके राइट्स होने चाहिए, उनकी जो वोट्स हैं उनकी वैल्यूज़ होने चाहिए। और मैं सब पाकिस्तान में सबको ये कहूँगा कि राइट्स जो हैं वो ऐसे हम सब का है, हम सबको अपना राइट्स वोट्स देने चाहिए। दैट्स इट। मेरे ख्याल से वही चीज़ें सारी चल रही हैं, जैसे कि हर कोई आता है, हर कोई आके 5 साल अपने कंप्लीट करता है मुल्क के और चला जाता है। सो उससे पाकिस्तान जहाँ से अभी तक देखा जाए 40 साल कितने अर्सा हो गया पाकिस्तान को, स्टिल सेम पोजीशंस पाकिस्तान है। जब भी हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई स्टेबिलिटीज़ हमारे मुल्क की नहीं है। आपका सवाल है कि पार्लिमानी निज़ाम बेहतर है या सदारती? हमारा एक्सपीरियंस तो पार्लिमानी का कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा। मेरे ख़्याल में मैं जिस जनरेशन से हूँ तो हम लोगों ने 70s 80s में आंखें खोली, तो हमारे ख़्याल में तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम था 80s वगैरह तक। 90s में जाके जब हमने डेमोक्रेसी वगैरह देखी है तो उसके बाद से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और स्पेशली 2000 और 2007-8 के बाद से तो डाउनफॉल ही हमने देखा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली पार्लिमानी निज़ाम हमारे सिस्टम में जहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है तो वहाँ पे तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। बट हर सिस्टम के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी ज़रूरी है। सो अगर आप प्रेसिडेंशियल भी ले आते हैं, जिसका हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, हम अमेरिका को देख के बता सकते हैं, तो उसमें जब तक हम ये बाकी अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक हमारे बाकी इदारे मजबूत नहीं होंगे, तो जौन सा भी निज़ाम आ जाएगा वो ज़रा मुश्किल से ही सक्सेसफुल होगा। बिकॉज अभी हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा सिर्फ इसी का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक उसका होता नहीं है तो हम बता नहीं सकते। बट पहले हमें अपने शायद इदारों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक फ़ौज है हमारी जो विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इदारा, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो उन सबको बेहतर होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो बेहतर होंगे तो फिर जौन सा भी निज़ाम होगा वो बेहतरीन चलेगा हमारा। कोई आता है कोई दीन की बात करता है, कोई बात आता है कोई तालीम की बात करता है, कोई आता है कोई तहज़ीब की बात करता है, कोई आता है कोई तहज़ीब की बात करता है। लेकिन हदीस और कुरान में लिखा है जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान आपको मिलेंगे, बाकी आप खुद बेहतर जानते हैं। सरमायादाराना निज़ाम है, इसके अंदर आप जो मर्ज़ी कर लें। इसमें आप जो है वजारत जो है वो बेशक किसी फ़रिश्ता सिफ्त इंसान को भी दे दें तो वो इस मुल्क में बेहतरी या तब्दीली नहीं ला सकता। ये पूरे का पूरा निज़ाम ही करप्ट है। मुतबादल तो देखें इस्लामी निज़ाम है। सरमायादाराना निज़ाम के अंदर आप सदारती निज़ाम ले आएँ या पार्लिमानी निज़ाम ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, उससे बेहतरी नहीं आएगी। सदारती निज़ाम इसलिए बेहतर है कि जो ममालिक ने तरक्की की है ना, आप खुद देख लीजिएगा, तुर्की हो गई या आप जो है ना अमेरिका की मिसाल ले ले और ममालिक की ले ले, जहाँ जहाँ सदारती निज़ाम है वो ममालिक जो है ना बेहतरीन जा रहे हैं। और जिधर पार्लिमानी निज़ाम है आप खुद देख लें, हम जब से आज़ाद हुए हैं ना वही पार्लिमानी निज़ाम है, अभी तक जो है ना कोई तरक्की नहीं हो रही। जो गरीब है वो गरीब तर हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर तर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है ना सदारती निज़ाम सबसे बेहतर है।
اچھا لغاری صاحب، یہ والی جو ڈسکشن ہے یہ ایم شور آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی اور صدارتی نظام کے حق میں بھی دلائل سن رکھے ہوں گے. یہ عوام کے اس موجودہ سسٹم سے متنفر ہونے کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ آپ کو سیاست کو وہاں لے جانا ہے کہ سیاست آپ کے میدانوں میں ہو، آپ کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں ہو، آپ کے انڈسٹری میں ہو. آپ کے سیاست کو گناہ نہ سمجھا جائے. ہوٹلوں پر لکھا ہوتا ہے سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. آپ جائیں کھانا کھانے کے لیے، ہوٹلوں پر ایک باقاعدہ بورڈ لگے ہوتے ہیں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. مختلف مقامات پر یہ نشان لگے ہوتے ہیں. بھئی سیاست پر گفتگو کرنا منع ہے جہاں پر جرم سمجھا جاتا ہے، جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ سیاست قریب نہ جائیں، تو پھر وہاں سے کیا ڈیلیور ہوگا؟ وہاں تو ظاہر سیم اور تھور بھی ڈیلیور ہوگا، اور ہم سیم اور تھور میں ہی رہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے لوگوں کو سیاست نہیں کرنے دی گئی ہے، سیاست سے روکا گیا ہے، ہمارے یوتھ کو سیاست سے روکا گیا. اور ہاں کچھ گنڈوں کو ایسا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما کر کہا کہ تم باقی یونیورسٹیوں کو یرغمال بنا لو اور تم جہاں جا کر جب بیٹھ جاؤ، کسی اور تنظیم کو نہیں پنپنے دینا. ایک دو تنظیم کو اجازت رہی ہے، وہ ہمیشہ پچھلے 70 سال میں وہ تنظیمیں چلتی بھی رہی ہیں، سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اور ان کی تنظیم کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی. باقی تنظیموں کو آپ آنے دیں، لوگوں کو بھی کرنے دیں. اسٹوڈنٹ یونین بننی چاہیے. برطانیہ میں ہے، فرانس میں ہے، امریکہ میں ہے، تمام ترقی یافتہ دنیا میں ہے، جاپان میں ہے، چین میں ہے موجود. ہر جگہ پر یوتھ کی، نوجوانوں کی اپنی تنظیمیں ہیں. یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لوگ اپنی تنظیموں میں اپنا اظہار کرتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی آلٹرنیٹ سسٹم کی نہیں بلکہ اسی موجودہ سسٹم میں ہی جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے وہ نئی لیڈرشپ کو یا نئی سیاسی لوگوں کو آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں نئے ہمارے لیڈر جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں. ابھی تو ہمیں وہی جماعتیں نظر آ رہی ہیں، وہی لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ کسی سے بھی اگر باہر نکل کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے آنا ہے اور ان کے بعد انہوں نے آنا ہے. اس کے علاوہ تو آپشن ہے نہیں ان کے پاس. آپ مڈل کلاس کے لیے دروازے کھولیں، پاکستان بہتر ہو جائے گا. آپ لوور کلاسز کے لیے دروازے کھولیں. اب الیکشن لڑنا جو ہے کم از کم آپ کے پاس 30 کروڑ سے 50 کروڑ کے درمیان رقم ہو تو آپ الیکشن لڑنے جائیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس بائیسیکل نہیں تھی، انہوں نے ایک کمپین کی تھی اور وہ جیتے تھے. ایسا تھا کہ وہ ٹیکسی پر آئے تھے اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹیکسی اندر الاؤ نہیں ہے اسمبلی کے، سندھ اسمبلی کے اندر. احمد علی سمرو آئے تھے اور وہ ان کو کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. وہ گدھا گاڑی پر بیٹھ کر آئے تھے. انہوں نے کہا میں گدھا گاڑی پر بیٹھ کر اسمبلی کے اندر آؤں گا. تو وہ لوگ تھے جو ایسے کامیاب ہوتے تھے، ایسے لوگوں کو ٹکٹ ملتے تھے. اب تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ٹکٹ اس کو دو جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں اور وارے نہیں آ رہے. یہ الیکشن کے دنوں میں ہماری ٹرانسمیشن میں بڑی ڈیبیٹ بھی رہی. اب ایک اور اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ عوام پہ آ جائیے تو عوام بھی تو پھر ایسے لوگوں کو ہی پریفر کرتی ہے جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے. یہاں پر سرمایہ دارانہ نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، اس سے ہم ظاہر ہے ڈس ایگری نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص، اور یہ ہمیشہ میں مثال دیتی ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ سائیکل پہ یا بائک پہ کسی بھی طریقے سے ووٹ مانگنے چلا جائے گا، لوگ اس کو کہیں گے کہ بھائی اس کے پاس تو خود نہیں ہے، ہم اس کو ووٹ کیوں دیں. یہاں پہ جب تک لینڈ کروزرز نہیں جاتی عوام بھی امپریس نہیں ہوتی نا ان چیزوں کے بغیر کسی اور چیز سے. یہ بہت اچھی سادی آپ نے کمال کی بات کی ہے. میں کہتا ہوں آپ مارکیٹ میں جائیں نا، مارکیٹ میں ایک جوڑا جو ہے وہ 50,000 کا مل رہا ہے، ایک 40,000 کا مل رہا ہے، ایک 30,000 کا مل رہا ہے اور ایک 500 روپے کا مل رہا ہے، 700 روپے کا. میں نے خود دیکھا ہے کہ 500 اور 700 روپے کے بھی سوٹ رکھے ہوئے ہیں. جو کلاس وہاں جاتی ہے جہاں 700 روپے کا سوٹ ملے گا. اگر آپ سیاست کو نیچے لے آئیں گے اور اس کو عوام کے میں گلیوں میں لے کر جائیں گے نا، تبھی وہ لوگ بات کر سکیں گے. آپ جو ہے وہ صرف ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں جو، اور یہ ایک کلب ہے اشرافیہ کا جو اپنے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیتا ہے. وہ اس نے صرف اس بات کا دروازے بند کرنے ہیں کہ کہیں گھس بیٹھیا عام غریب آدمی، کوئی ایسا عام احمد علی سمرو، کوئی مختار رانا، کوئی اس طرح کا عام سا آدمی نہ آ جائے. بڑے لوگ آئیں اور بڑے لوگ بیٹھ کر اس کلب میں آ کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کریں اور تماشا کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو ہم کیسا تماشا کر رہے ہیں. اچھا لگا آپ کو؟ اچھا تماشا اچھا لگا تو تالیاں بجاؤ. ہمارا یہ ہوتا ہے سیاست. اور کون سی سیاست ہے؟ آپ اجلاس جلسے بھی دیکھیں، کون سا ایسا شخص ہے. اب کمپین جو ہے ایسا نہیں ہوتا تھا. ہم نے یہ بھی زمانہ دیکھا ہے کہ سیاستدان ریل گاڑیوں میں بیٹھتے تھے، ایک شہر سے کراچی سے پشاور تک چلے جاتے تھے، ریل گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتے تھے. گاندھی نے ریل گاڑی پر سفر کیا اور قائد اعظم نے ریل گاڑیوں پر سفر کیا. ہمارے لوگ جاتے تھے اس طرح سفر کرتے تھے. اب تو جناب جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر چلتا ہے اور وہاں جا کر پہنچتا ہے، اترتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جا کر آپ پھر ایسے میں سیاست کہاں سے چلے گی؟ یہ ماسس کا کام ہے نا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں اور اشرافیہ سے یہ ڈیمانڈ منوائیں اور کہیں کہ جناب سیاست کو نیچے لے کر آؤ، زمین پر، جہازوں پر، آسمانوں پر، ہیلی کاپٹر پر نہیں رکھو، یہاں لے کر آؤ سیاست. گدھا گاڑی پر، عام آدمی کے پاس، ٹانگے والے کے پاس اور سائیکل والے کے پاس، موٹر بائک والے کے پاس اس کو موقع دے کہ وہ جیت کر آپ کے سامنے آئے.
اگر آپ کہہ رہے ہیں لغائی صاحب، آئیڈیلی تو آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے اور آپ نے ماضی کی بھی مثالیں دی ہیں کہ ایسا ہوتا آیا ہے، آپ نے نام ان لوگوں کے لیے، لیکن اب مجھے بتائیں نا، یہ جو چلے 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں، ان میں سے کون ہے جو سائیکل پہ جانا پسند کرے گا؟ ان میں سے کون ہے جو گدھا گاڑی پہ جانا پسند کرے گا؟ کم از کم میں بات تو کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ اس وقت گفتگو کرتے ہوئے، میں اپنی بات کا اظہار تو کر سکتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ یہ مطالبہ تو رکھ سکتا ہوں نا کہ آپ جو ہے کم از کم اس بات کو ڈیمانڈ کریں کہ یونین کونسل ہر 4 سال 5 سال کے بعد الیکشن ہو۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کالجوں میں باقاعدہ انتخاب ہو اور وہاں سے یونینوں کا انتخاب ہو۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈ یونین انڈسٹری کے اندر ٹریڈ یونین ہو۔ ٹھیکیدارہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ایک ٹھیکیدار آ جاتا ہے باہر سے، وہ لے کر کہتا ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ اخباروں کے امپلائمنٹ جو ہے اس وقت جو بڑے میڈیا گروپس ہیں ان کے اخباروں کے امپلائمنٹ باہر کے اداروں سے ہوتی ہے، اور وہ اپنے اخبار کا ان کے پاس کارڈ نہیں ہوتا ہے۔ بڑے اخبار اپنا کارڈ کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ ایک زمانہ ہم جب ہوا کرتے تھے تو اس وقت ہمارے پاس بھی ایک کارڈ ہوتا تھا، وہ ادارے کا کارڈ ہوتا تھا۔ اب نہیں، وہ کمپنی کوئی اور ہے جس نے ہائر کیا، وہ کمپنی کوئی اور ہے جو کام لے رہی ہے، وہ کمپنی کوئی اور ہے جو ڈیلیور کر رہی ہے، ایک کمپنی اور ہے جو آپ کو تنخواہ دے رہی ہے۔ اس طرح کی صورتحال ہے، تو ظاہر ہے ایسے معاملات میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹریڈ یونین کو جو ہے کیسے لے کر آئیں۔ آپ کو جانا پڑے گا اس طرف کو، سوسائٹی کو اپنے پریشر قائم کرنا پڑے گا تاکہ اس نتیجے کی طرف جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us. We'll take a break here. Stay tuned. غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف ترکیہ اور مصر ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے مصر کا اہم دورہ کیا، جہاں ان کی مصری صدر عبد الفتح السیسی سے اہم ملاقات ہوئی، جہاں جنگ بندی کے عمل کو وسیع کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ میں جاری نسل کشی اور عالمی پریشر کے تناظر میں رواں ہفتے مصر کے شہر کائرو میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے سربراہ نے قطری وزیراعظم کے ساتھ اہم ملاقات کی، جس میں غزہ میں سیز فائر زیر بحث رہی۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کی طرف سے اپنی ٹیم کو پیغام دیا گیا کہ جب تک حماس اپنی شرائط میں کمی نہیں لاتا اس وقت تک مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو حماس کی سیز فائر کی آفر کو مکمل فتح تک مسترد کر چکے ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو حماس کی لیڈرشپ اپنی مکمل توجہ مصر میں جاری ملاقاتوں پر مرکوز کیے ہوئے ہے، اور حماس کی خواہش ہے کہ کسی بھی طرح غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو روکا جا سکے۔ حماس کی شرائط پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو حماس کا مطالبہ ہے کہ حماس اس وقت تک اسرائیلی قیدیوں کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسرائیل غزہ میں جنگ بندی نہیں کرے گا اور غزہ سے مکمل انخلاء اور بڑی تعداد میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ نہیں کرے گا، جس میں حماس کے فائٹرز بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس کے مطالبات کو ایک فریب قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ آج 4 ماہ بعد حماس جنگ بندی چاہتا ہے۔ حماس ایک ایسے وقت میں سیز فائر کا خواہش مند ہے جب 30,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 70% بچے اور عورتیں ہیں۔ غزہ کا 70% سے زائد انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ کے بیشتر علاقوں میں اب رہائش ممکن نہیں ہے، نہ ہسپتال رہے نہ اسکول رہے، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آج اس ایڈیٹوریل میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ حماس نے 7 اکتوبر کے حملوں سے کیا حاصل کیا؟ حماس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ کیا حماس اسرائیل کی پراکسی کے طور پر تو کام نہیں کر رہی؟ 7 اکتوبر حماس حملوں کے بعد اسرائیل اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو گریٹر اسرائیل پلان کی طرف بڑھنے میں بھرپور مدد ملی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی گزشتہ 4 ماہ سے جاری جینوسائڈ اور ایتھنک کلینسنگ کے عمل سے عیاں ہے کہ اسرائیل غزہ کی مکمل آبادی کو مصر میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ مصر میں مکمل آبادی کا انخلاء حماس کے حملوں کی غیر موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ آج اسرائیل ڈیفنس فورسز حماس کے خاتمے کا نعرہ لگا کر فلسطینی آبادی کی نسل کشی میں مصروف ہیں، مگر ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اسرائیل ہی تھا جس نے 1980 کی دہائی میں فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کو کمزور کرنے کے لیے حماس کی تشکیل میں مدد کی تھی۔ 1964 میں PLO کے قیام کے بعد اسرائیل کی تباہی کی شک کو اپنے چارٹر میں شامل کیا۔ البتہ اوسلو پروسیس کے بعد PLO نے اسرائیل کی تباہی کی شک کو اپنے چارٹر سے نکال دیا اور اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ PLO کے ساتھ تعلقات میں
बहाली के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार हो चुकी थी, मगर इजराइल की मदद से हमास के क़याम ने एक मरतबा फिर सूरत हाल को यकसर बदल दिया। हमास ने इजराइल और PLO के दरमियान अमन के अमल की मुखालफत शुरू कर दी और यूं एक बार फिर इजराइल की तबाही की बात शुरू हो गई। दो रियासती फार्मूला एक बार फिर खटाई में पड़ गया। गुज़श्ता 2 दहाइयों में इजराइल हमास ताल्लुकात पर नज़र दौड़ाई जाए तो नेतन्याहू ने कभी भी हमास को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की। हमास ने फ़लस्तीनी आबादी को तकसीम किया। दिसंबर 2012 में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इजरायली सहाफ़ी डैन मैगेलिट को इंटरव्यू के दौरान वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ हमास को मजबूत रखना ज़रूरी है, क्योंकि 2 मजबूत हरीफों की मौजूदगी में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए दबाव कम होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 1 दहाई के दौरान दोहा इजराइल की रजामंदी के साथ गज़ा और हमास को माली मुआवनत फराहम करता रहा है। अब अगर 7 अक्टूबर के हमास हमलों का तज़किरा किया जाए तो हमले एक ऐसे वक्त में हुए जब अमरीका की सरपरस्ती में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर हल के लिए काम किया जा रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ब्रेक थ्रू मुमकिन होगा, मगर हमास के हमलों से सब धरे का धरा रह गया। हमास के हमलों के बाद फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल तो एक तरफ बल्कि गज़ा में नस्लकुशी का आगाज़ हुआ। आज के इस एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर इख्तिताम करते हैं कि फ़लस्तीनी बेयारो मददगार दुनिया की तरफ देख रहे हैं और कोई मदद करने वाला नहीं है। मुस्तकबिल करीब में हम पर मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि हमास के 7 अक्टूबर के हमले किस हद तक इजराइल के लिए सूदमंद साबित हुए। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.